नमस्कार, BITDR में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछला वीडियो हमने लोड किया था जिसमें हमने चर्चा की थी कि सरकारी नौकरी क्या होती है, प्राइवेट नौकरी क्या होती है, दिन में क्या अंतर होता है और लोग क्यों सरकारी नौकरी के दीवाने हैं। आज हम बात करेंगे क्योंकि ये सवाल बार बार उठता है कि ये सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या है, MNCs क्या है। तो आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं ताकि लोगों को समझ में आए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब ये 2 टायर अरेंजमेंट है, नौकरी और गवर्नमेंट। सीधा गवर्नमेंट अपने लिए, अपने कामों के लिए सीधे सीधे आपको एम्प्लॉय करती है, उसको हम गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं। इसमें मेनली क्या आता है, इसमें मेनली आता है RBI जैसे बैंक, सिर्फ RBI है ना, RBI के अलावा जो दूसरे बैंक है वो नहीं। RBI, इसके अलावा CID, सेना, CBI, ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेना के विभिन्न अंग है, पुलिस है। पुलिस चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो। IPS जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और स्टेट की पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है। इस तरह से अरेंजमेंट है। इसी तरह से कलेक्टर, कलेक्ट्रेट और इस तरह के पटवारी, RI, इस तरह के जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, ये सारे के सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, लिखा ही हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट संस्थाएं, इस तरह के जो भी पॉलिटेक्निक वगैरह हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इस तरह के सारे इंस्टीट्यूशंस सीधे सीधे गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं और गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह होते हैं। उनकी सैलरी वगैरह सारी चीज़ें, उनके नौकरी के रूल्स, कायदे कानून सारे के सारे गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है। इन सारी नौकरियों को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, यानी सीधे सरकार के आप अंडर में आते हैं। दूसरा सेक्टर वो गवर्नमेंट सेक्टर जैसे ही है, लेकिन उसको कई बार आपने टर्म यूज़ किया होगा, PSE बोलते हैं, कई जगह पर PSU बोलते हैं, कई बार उसको सेमी गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्यों? वो इसलिए कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ क्षेत्रों पे सीधे दखल नहीं देना चाहती। वो चाहती तो है कि रोजगार पैदा हो, लोग काम करें और देश के लिए काम करें और देश पे उसका कंट्रोल बना रहे, उस सेक्टर्स पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस पर उसका कंट्रोल बना रहा है, वो चाहती तो है, लेकिन सीधे सीधे इन बिजनेस में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। तो वह क्या करती है, इन सेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारा फंड इकट्ठा करती है और फंड इकट्ठा करके उस सेक्टर को निर्माण करती है। जैसे स्टील सेक्टर की बात करें, जैसे हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है, दुर्गापुर है, राउरकेला है और इस तरह के बहुत सारे, भद्रावती वगैरह हैं, इस तरह के जो प्लांट्स हैं उसका निर्माण सरकार ने कराया है। सरकार ने पैसे की व्यवस्था की, पैसे जुटाए और इनका निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद इसमें प्रोडक्शन शुरू हुआ। अब वो प्रोडक्शन और डे टू डे उसका मेंटेनेंस और मैनेजमेंट वो नहीं देखना चाहती, तो वह क्या करती है, एक बोर्ड का गठन करती है। उसी को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से कुछ बैंक्स हैं, आपको याद होगा बहुत सारे बैंक हैं जिनको हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एक ही बैंक है जिसको हम लोग कहते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह गवर्नमेंट सेक्टर में है। बाकी सारे बैंक या तो प्राइवेट हैं या MNC हैं या पब्लिक सेक्टर हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से बैंक आते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह की जो और भी जिनको हम लोग सरकारी बैंक बोलते हैं, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। क्योंकि इसको कभी ना कभी, ये जब भी निर्माण हुआ, इनका जैसे भी निर्माण हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको टेक ओवर किया। आपको याद होगा बहुत समय पहले की बात है, इंदिरा गांधी के समय में सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था और इनको सबको एक रूफ के नीचे लाया गया था और अलग अलग जो बैंक की जो प्रजातियां थी उनको मिक्स करके, मर्जर करके, उनका गठन करके उसके लिए एक बोर्ड बना दिया गया था। और वह बोर्ड जो है RBI की गाइडलाइन के अनुसार चलता है और RBI को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को बोलते हैं 3 टियर अरेंजमेंट, जिसमें गवर्नमेंट है, एक बोर्ड है और एक यूनिट है। ठीक है, वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर में डायरेक्ट 2 टियर था, गवर्नमेंट थी और यूनिट थी। यहाँ पे 3 टियर अरेंजमेंट है। तो इसमें भी बहुत सारे एरियाज आते हैं जिसमें कुछ जगह पे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो
इस तरह से पब्लिक सेक्टर से चल रहे हैं, कुछ चिकित्सा के क्षेत्र भी हैं जिसमें जो पब्लिक सेक्टर में है, बैंक तो हैं ही, इसके अलावा बहुत बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं जैसे सेल है, गेल है, ओएनजीसी है, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोलरीज हैं बहुत सारे, साउथ ईस्टर्न कोल फोल्ड अभी याद है, कोलरीज हैं, कोल माइंस जिसको कहते हैं, इस तरह की और भी एफएसएनएल वगैरह हैं। इस तरह के बहुत सारे एरिया हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में आते हैं। और फिर इसको आप अगर डिटेल स्टडी करेंगे तो इसमें लगभग 150-200 यूनिट्स हैं, मतलब 150 पब्लिक सेक्टर हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये तो आपको बात समझ में आ गई, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो काम गवर्नमेंट कर रही थी वह काम गवर्नमेंट ना करके व्यापारी करता है या इंडस्ट्रियलिस्ट करता है, यानी वो पैसा जुटाता है, पैसा लगाता है और पैसा लगाने के बाद वो लोगों को हायर करता है, रिक्रूट करता है, एम्प्लॉय करता है और उसके बाद वह अपनी इंडस्ट्री को या अपने क्षेत्र के काम को चलाता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी फ़ायदा नुकसान होना है वो उसका फ़ायदा नुकसान होता है और उसके लिए वही जवाबदेह होता है। ठीक है, तो ये सब कहलाते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो काफ़ी नामी गिरामी हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको पता होगा टाटा बिरला का नाम आता है, फिर उसके बाद अभी अंबानी भी आ गए, फिर अडानी का नाम आ गया। ये सब सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं और कुछ जगह पे सिंगल यूनिट्स भी हैं। तो जितनी बड़ी कंपनी है, जितने मैंने नाम अभी आपको 4-5 नाम गिनाए, ये सब बड़े इंटरप्राइजेस हैं और इसमें से कुछ एमएनसीज भी हैं। तो ये अरेंजमेंट जो है, इसमें कुछ नियम कायदे जो सरकार ने बना रखे हैं, लेबर लॉज बना रखे हैं, उन नियमों में रह के हमको काम कराना होता है। तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब आप बोलेंगे साहब कि ये लेबर लॉज क्या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे लागू होते हैं? नहीं, ये लॉज गवर्नमेंट सेक्टर पे भी लागू होते हैं, पब्लिक सेक्टर पे भी लागू होते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू होते हैं और एमएनसीज पे भी लागू होते हैं। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में आदमी जो आपके ऊपर बोर्ड बैठा हुआ है या मैनेजमेंट बैठा हुआ है वो कई बार बहुत लिबरल होता है और कई बार इधर उधर से आप बोल बुला के इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे जवाबदेही गवर्नमेंट को है ना, और गवर्नमेंट का पैसा गया तो पब्लिक का पैसा गया, किसी की कोई चिंता नहीं है। लेकिन वहीं पे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि लाभ और हानि का टर्म सीधा सीधा जुड़ जाता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर का जो व्यापारी होता है या इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो सारा कैलकुलेशन करके उन लॉज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कराता है, खास करके जब एम्प्लॉय को कंट्रोल करने की बात हो, जब वो डिसिप्लिन से बाहर हो रहा हो, तब उस पर बहुत ज़्यादा वो टारगेटेड होता है और मौका पड़ने पे वो आपको बाहर भी फेंक देता है। इसलिए लोग प्राइवेट सेक्टर में जाने से घबराते हैं। अब एमएनसीज की बात कर लें। एमएनसी क्या होता है? एमएनसी का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी। जो कंपनी एक से अधिक देशों में व्यापार कर रही है उन सारी कंपनियों को हम एमएनसीज कहेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनियां हैं, हम उनको प्राइवेट सेक्टर बोल रहे थे इसलिए हमने उस कंपनी का बात नहीं किया। उसमें भी कंपनियां हैं, उसमें भी 2-3 प्रकार की कंपनी, उस पर अपन कभी और चर्चा करेंगे अगर आवश्यकता हुई तो एमएनसीज में क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी। इसमें हम लोग एमएनसी जब भी बोलते हैं तो ज़्यादातर हमको विदेशी कंपनियों का ध्यान आता है। जैसे यूरोप की बहुत सारी कंपनियां अपने यहाँ है, फिलिप्स है और ये एसेंचर है, इस तरह की सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, सुजुकी है, होंडा है, ये सारी कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं और यहाँ आके उन्होंने इंडस्ट्री डाल रखी है और इसको कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर रही हैं। तो एमएनसीज जो हैं मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका देखेंगे आप एक से अधिक देशों में व्यापार है, इसलिए वो एमएनसी कहलाती है क्योंकि मल्टीनेशनल है। ठीक है, अब एमएनसीज में हमको ये लगता है कई बार कि विदेशी कंपनी ही एमएनसी होती है, तो ये सोचना भ्रम है। हमारे देश की भी बहुत सारी कंपनियां एमएनसीज के अंतर्गत आती हैं। कुछ बैंक भी जो हैं वो एमएनसीज के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एसबीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब प्रमुख हैं जो एमएनसी हैं क्योंकि वो कई देशों में उनकी ब्रांचेज हैं।
इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो आपको याद होगा भी आज से 10 साल पहले 15 साल पहले बहुत चर्चा में थे मित्तल का नाम, LM मित्तल, आर्सेलर मित्तल करके ऐसा कुछ नाम आता था। ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। और इसी तरह से टाटा की भी कुछ कंपनियां जो हैं, टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियां जो हैं वो MNCs हैं। अपने डाबर बहुत पॉपुलर है। डाबर हिंदुस्तानी कंपनी है जो कि बाद में विदेशों में चली गई और विदेशों में भी उसने बहुत सारा अपना प्रोडक्ट बनाया। अब ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, पब्लिक सेक्टर के बारे में एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था जो मैं शायद उस समय बताते समय भूल गया। वो ये था कि पब्लिक सेक्टर में सारी कंपनियों के लिए फंड जो है गवर्नमेंट जुटाती है, ये बात तो सही है। लेकिन अब जो है समय के साथ साथ इसकी परिभाषाएं थोड़ा बदल रही हैं, क्योंकि अब सरकार अपने आप को ऑफ बर्डन करना चाहती है। इसलिए वो अपने शेयर्स को ऑफलोड कर रही है। ऑफलोड कर रही है यानी पब्लिक के हाथ में ही दे रही है, पब्लिक को शेयर बेच रही है। और इस तरह से उसका कंट्रोल थोड़ा सा उस पर कंपैरेटिवली कम हो रहा है। कंपैरेटिवली कम हो रहा है ना। कंपैरेटिवली कम होने का मतलब यह है कि अभी भी कंट्रोल उसका बरकरार है, क्योंकि कंपनियों को किसी भी बाहर पब्लिक ने या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने पूरी तरह से परचेस नहीं किया। उसके शेयर का कुछ छोटा सा हिस्सा है। यहाँ सारे पब्लिक सेक्टर 51% से ज़्यादा गवर्नमेंट की ही होल्डिंग है ये सारे सेक्टर्स पे। तो ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं। जिस दिन उनकी होल्डिंग 51% से कम हो जाएगी या 50% से नीचे आ जाएगी, उस दिन वह जो है MNC या प्राइवेट सेक्टर के अंतर काउंट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम भी आएगी। तो मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा, इजाज़त, शुभकामना, वंदे मातरम।